गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड लेक्चरर टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4, जिसमें हमें आज कुछ टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वैसे तो दोनों टॉपिक एक ही होते हैं, पर एक्चुअल में आपके सिलेबस में ये दोनों इसी नाम से दिए हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही रेडियो एक्टिविटी भी आता है। तो इसलिए हम इसको अलग से हमें लिखना पड़ा, जबकि ताकि आपको सिलेबस के साथ ये डिस्कस हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों, जो लोग हैं अभी सभी जुड़ जाइए। अंजलि, कृष्णा, हर्ष, बबीता, क्या सभी को हमारी आवाज़ आ रही है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हमने 3 तरह के बॉन्ड पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 3 तरह के बॉन्ड थे हमारे, आयनिक बॉन्ड तो और कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट का ही टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में वन साइडेड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसने कहा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवर करती है। आयनिक बॉन्ड बनता है जैसे कि आपका NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। Na पॉजिटिव आयन कैसे बना होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। नेगेटिव आयन कैसे बना होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो दोनों के टेंडेंसी क्या, इसकी Cl की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Na की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, देने की, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तो जल्दी से जल्दी आयन बनना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव आयन जल्दी बन सके, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए कम। ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को Cl नेगेटिव में बदलना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए ज़्यादा। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस पूछिए कि क्या क्या फेवर्स करते हैं। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी फेवर करता है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी फेवर करता है। और जितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी भी आपका एक तरह का इसको फेवर करता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शंस हुआ इसमें डी हुआ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव। एक्चुअल में जो आपके यहाँ अभी इन्होंने सिलेबस दिया था केमिकल बॉन्डिंग वाले में, उसमें कुछ टॉपिक्स सिलेबस में इन्होंने सॉलिड स्टेट के भी डाले, जो कि हमें वैसे पहले पढ़ चुके हैं। पिछले वाले टेस्ट में हमारा जो फिजिकल वाला टेस्ट हुआ था उसमें सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट ये हुआ था, जो उसमें आई थी ये, लेकिन यहाँ भी डाला था, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉलिड स्टेट के भी देखने को मिलेंगे। तो NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, उसमें Na पॉजिटिव की इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने डायरेक्टली अदर टाइप अपोजिट चार्ज वाले आयनों से कोई भी आयन घिरा होता है, उसको उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, उसमें Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, Cl का भी 6 था, तो इसलिए NaCl को हमने 6:6 कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर या समन्वय संख्या वाली संरचना बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट की डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक? क्या लोग सभी सुन पा रहे हैं मुझको? यस सर, ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे था, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मिसिंग हो गए थे। ठीक है, जिससे इसको हमने क्या कहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या था कि रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा था, जैसे कि NaCl है तो एक Na आयन या एक Cl आयन, ये 2 Na आयन या 2 Cl आयन लैटिस में से गायब हो गए, जिसकी जगह क्या बन गई, अब आपको वैकेंसी क्रिएट हो गया, और उसी को कहते हैं कि डिफेक्ट आ चुका है। तो मिसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम द लैटिस साइड,
इसी को हम शॉर्टकिट इफेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज़ ए लीनियर शेप। इनमें से किस अणु का, किस मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होगी। जैसे SO2 पढ़ते हैं बेटा, SO2 की शेप कुछ ऐसे आती है, बेंट टाइप की। CO2 कैसा है बेटा, CO2 की शेप हमारी ऐसी है। ये भी सब कहाँ पर रखे हमने, केमिकल बॉन्डिंग में। H2O की शेप हमने ये इस तरह से बेंट वाली इस तरह से पढ़ी है बेटा। NH3 की शेप हमने कुछ ऐसी पढ़ी थी, N के पास एक लोन पेयर है और इस तरह से 3 H के साथ ये इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। तो लीनियर पूछा, लीनियर होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो सब एक ही लाइन में हो। तो ऐसा तो सिर्फ हमको CO2 ही दिखाई दे रहा है। ये CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला CO2 कैसा है, लीनियर है। शेप कैसी इसकी, लीनियर शेप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन। SF6 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी बेटा हमने। S में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 के 6 F के साथ मिलकर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3d2 होता है बेटा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो है sp3d2 वाला, ये B ऑप्शंस। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। निम्न में से कौन सी प्रजाति अनुचुंबकीय है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। कौन सा है, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। जब हम MOT पढ़ा था बेटा उसमें, तो O2 का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वहां पे ऐसा आया था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आया था O2 वाले केस में सिग्मा 2pz पहले आ गया था, जबकि 14 या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स वालों में सिग्मा 2pz बाद में आया था। फिर आया था बेटा पाई 2p, पाई 2px, पाई 2py। दोनों की एनर्जी सेम होती है, 2px और 2py की। फिर उसके बाद आए थे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इन दोनों की एनर्जी भी सेम है, दोनों ही एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, एक O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 O के पास 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 और एक 16। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले जो पाई 2px पाई 2py है उनमें होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसने पूछा अनुचुंबकीय क्या होता है। जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे सब अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, ये। इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सबके सब पेयर्ड होते हैं। F2 में भी सबके सब पेयर्ड होते हैं, H2 में भी सबके सब पेयर्ड होते हैं। तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स है हमारा जिसका क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। O2 अभी बनाया बेटा हमने O2 का ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू NB माइनस NA, ये हमारा फॉर्मूला होता है। NB क्या है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 4 और 6 और 4 10 तो इसमें बॉन्डिंग वाले हैं। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 हमारे एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो 10 - 6 दैट इज 4, 4/2 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा, O2 के केस में 2। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का A ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए फेस सेंटर्ड, FCC में पढ़ा था बेटा, एक यूनिट सेल में FCC की 4 एटम्स आते हैं। कॉर्नर की वजह से 1 और फेस के जो सेंटर्स होते हैं उनकी वजह से 3 एटम्स वहाँ से आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एक FCC की यूनिट सेल में 4 आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एफ सेंटर बने थे बेटा। कोई भी नेगेटिव आयन को जब हम किसी मेटल के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वहाँ से नेगेटिव आयन मूव करके बाहर चले जाते हैं। तो ओवरऑल क्रिस्टल्स में पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन किसके होते हैं, मेटल के। तो इसको हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट की कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो कि एनायन की वैकेंसी की वजह से क्रिएट होते हैं। और ये एफ सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वजह से कलर डेवलप होता है। ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन में एफ मीन्स फर्बे होता है, फर्बे से उठाया गया वर्ड है ये एफ। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा क्या हो रहा है,
इसकी वजह से ही हमारा क्या हो रहा है बेटा, कलर डेवलप होता है, इसलिए हम इसको एफ सेंटर कहते हैं। ये क्या है, एक तरह का मेटल एक्सिस डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द शेप ऑफ जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। जीनॉन के पास बेटा कितने होते हैं, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, नोबल सीरीज का मेंबर्स है, ग्रुप 18 का मेंबर्स है, नोबल गैस में आता है। तो जीनॉन के पास 8 है, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एफ के साथ ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रह जाते हैं इसके, 2 लॉन पेयर की फॉर्म में। तो इसकी शेप कुछ ऐसी आती है बेटा, 4 एफ के साथ इस तरह से ये, और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लॉन पेयर जो है हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर की फॉर्म में, वो इस तरह से क्या आ जाते हैं, एक्सियल पोजीशंस पर आ जाते हैं, ताकि उनके बीच में लॉन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप कैसी आएगी, जब हम चारों एफ को ऐसे मिलाएंगे तो एक हमको स्क्वायर के टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी, और सभी के सभी एटम एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। ये हम बेटा एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं, सोडी फजान ने दिया था जिसको, उसके अकॉर्डिंग क्या, अगर अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या हो जाएगा, अब एटॉमिक नंबर्स में 2 यूनिट की डिक्रीज आ जाएगा, और मास नंबर में 4 यूनिट का डिक्रीज आ जाएगा। और अगर बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा की बात कर दी इसने यहाँ पर, तो एक अल्फा के निकलने से, क्योंकि अल्फा क्या होता है 2He4, तो अगर मेरे पास कोई x एलिमेंट्स है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और ये मास नंबर A है, तो जब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा 2He4, सपोज को ये Y में कन्वर्ट हो गया, तो Z में हो जाएगा Z-2, A में हो जाएगा A-4, और साथ में क्या निकल गया हमारा, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, हीलियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल बनते हैं उनको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि सोडी फजान रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन से, एक अल्फा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या होता है भाई, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 2, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1, बिल्कुल गलत है। मास नंबर में 2 यूनिट का नहीं, मास नंबर में तो 4 का चेंज आया, ये भी गलत है। इसका नो चेंज, चेंज तो हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज रिलेटेड टू डिके कांस्टेंट। ये डिके कांस्टेंट जो बोला है बेटा, वो एक्चुअल में रेट कांस्टेंट का ही तरह का, क्योंकि जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम इसी को ही डिके कांस्टेंट कहते हैं। तो वहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था k = 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ पढ़ा था 0.693 अपॉन के। बस यहाँ k की जगह क्या यूज़ करना है, लैम्डा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि लैम्डा कैसे रिलेटेड है टी हाफ के साथ, तो टी हाफ और लैम्डा के बीच में ये रिलेशंस होता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन के द्वारा ही हमारा क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब में एक्चुअल में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे हीलियम के आइसोटॉप्स का फॉर्मेशन होगा, और ह्यूज अमाउंट में उसमें क्या निकलती चल जाएगी, एनर्जी निकलती चल जाएगी। पर ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि सारी प्रोसेस की एनर्जी मिलकर एक बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है। जी, इसीलिए कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। और ये सभी रिएक्शंस कहाँ चल रही है, सन और स्टार्स में चल रही है, क्योंकि इन रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए चाहिए अराउंड 40 मिलियन डिग्री सी का टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर सन पर ही है, बाकी और कहीं नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो रिएक्शंस हैं कहाँ हो रही हैं, सन में हो रही हैं।
ठीक है, सन और स्टार्स में ये न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियस, कोई भी अगर हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात करें लाइटर एलिमेंट के लिए, ये हम बेटा N/P रेशो पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट पढ़ते हैं, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर आता है कि जो हमारे 20 तक के एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम तक, ठीक है, तो वहाँ तक तो ये N/P का मान 1 आता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ने लगता है और 1 से 1.5 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो हायर एलिमेंट्स के लिए 1 to 1.5, 1.52, 1 से 1.52, 1.52, इसके बीच में N/P का रेशो पाया जाता है। लेकिन जो लाइटर एलिमेंट है उनमें ये क्लोज टू 1, N/P क्या होता है, क्लोज टू 1 होता है। तो ये यही आपका ऑप्शंस हो गया। ये अगर ये हायर एलिमेंट बोलता तो तब हमारा बी ऑप्शन हो जाता। अभी इसने क्या बोला, लाइटर एलिमेंट्स बोला, छोटे जो स्टार्टिंग वाले हैं उनकी बात हो रही है, तो उनके लिए हमारा N/P का रेशो जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ये जिसका रेडियो एक्टिविटी नहीं हुआ है, कल से हमारे यहाँ रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इसको जो नहीं जुड़े हैं उसमें वो जुड़ सकते हैं। द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी में चेंजेस आए बेटा, यानी कि इसको हम एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, वो आपका क्या होता है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, मास हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। आइंस्टीन का आपने लॉ भी पढ़ा है, E=mc²। तो जो भी मास हमारा कहीं गया तो वो कहाँ चला जाता है, एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पर जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको मास डिफेक्ट की फॉर्म में पढ़ाया जाता है आपको, कि डेल्टा एम में इतना चेंज आया, उसी डेल्टा एम का कितने चेंज की वजह से हम उससे एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं। उसमें क्या करके डेल्टा एम निकालते हैं बेटा, किसमें, डेल्टा एम निकाला जाता है AMU में। डेल्टा में आते हैं बेटा, AMU में निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। फिर इस डेल्टा एम में हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 931.5 के फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। फिर बाद में आप उसको चाहे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो मेगा को कन्वर्ट करेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो फिर हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि निकलने वाली ऊर्जा किसके कारण होती है, किस वजह से होती है, मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति की वजह से होती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल बेटा 2 तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है। पहली रेडियो एक्टिविटी तो थी जो किसने की थी, हेनरी बैकुलर ने डिस्कवर किया था जिसको। लेकिन फिर बाद में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, जब हमने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किसी नॉन रेडियो एक्टिव में डेवलप किया हो, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। क्योंकि आजकल इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इतने नहीं हैं कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने हैं, लड़ाई झगड़े भी करने हैं, एटॉमिक बॉम्ब भी बनाने हैं, ठीक है। तो उन सब में सारे क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जितनी भी डिमांड हो रही है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिमांड हो रही है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसको हम आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू नए नए एलिमेंट्स बनाकर पूरा करेंगे। और उन सभी में यही आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो सबसे पहले किसने दिया था हमें, आयरीन क्यूरी एंड जॉलियट ने दिया था, ठीक है। तो ये है हमारा आयरीन क्यूरी एंड जॉलियट। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, सी। अगर ये नेचुरल पूछता, सिर्फ बोलता रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तब हमारा आंसर हो जाता हेनरी बैकुलर। अभी आर्टिफिशियल वर्ड लगा दिया है तो हमारा आंसर क्या हो गया, जॉलियट, ठीक है, आयरीन क्यूरी एंड जॉलियट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो इसमें गामा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर भी इन्हीं की ही पाई जाती है। तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर
गामा रेज की होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स पूछा है। यूनिट में तो लगभग आप समझ लो ये 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ये भी होता है, डिसइंटीग्रेशन भी। पर इसने कहा है कि क्यूरी क्या होता है। जब हम रेडियो एक्टिविटी की यूनिट पढ़ते हैं तो 1 क्यूरी का जो वैल्यू पाया गया है वो 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पाया गया है। ठीक है, तो इसकी ये कुछ यूनिट्स हैं। क्यूरी हो गया, रदरफोर्ड हो गया, ठीक है, और बैकुलर हो गया, ये सब रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स हैं। ठीक है, 1 बैकुलर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर। और ये जो 10⁶ दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, वो रदरफोर्ड 1 रदरफोर्ड 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर। ठीक है, और 1 बैकुलर, ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दिया है ये बैकुलर है। ठीक है, 1 बैकुलर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर। तो ये कुछ हमारी यूनिट्स हैं जो हम जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनकी बात होती है कि हम इसको किस में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ये यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में काम करते हैं। और इनके काम करने की लिमिटेशंस क्या है कि ये इतनी कम डिस्टेंस पर काम करते हैं, 2 फर्मी से 3 फर्मी के बीच। एक फर्मी की जो वैल्यू होती है 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होती है बेटा। 10⁻⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में बात करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इतनी कम डिस्टेंस पर ये काम करते हैं, तो इसलिए क्या है, शॉर्ट रेंज है और ये अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव पावर वाले हैं, एक दूसरे को जोड़कर रखने वाले हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में युकावा ने इनको डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फोर्सेस को, जब उन्होंने पाई मैसन की डिस्कवरी की थी। ये उस टाइम पर के फोर्सेस हैं, तब ये इनको एग्जिस्टेंस में आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये जितने भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं ना उनमें एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहता है और मास नंबर भी कंजर्व रहता है। तो इधर की तरफ देखा हमने, जो रिएक्टेंट वाली साइड है 7 और 2 9, और ऊपर कितना है 14 और 4 18। तो इसी तरह से यहाँ भी 18 होना चाहिए और नीचे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अभी लेकिन नीचे तो 8 है, तो इसका मतलब एक यहाँ पर रहा होगा, और ऊपर 14 और 4 18, यहाँ 17 है तो एक यहाँ रहा होगा। और जब मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों 1 1 है ऐसा, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है। 1H1 कहते हैं या 1P1 कह देते हैं। तो इसका मतलब ये जो X पार्टिकल है वो कौन है, वो हमारा प्रोटॉन है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा प्रोटॉन। नेक्स्ट है बेटा, अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी के अनुसार इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब जिसमें 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन ही ना पाए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, वो सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो जब हम He2 के उसमें जाते हैं तो एक He के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 He के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और इन 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब आप करते हो तो ऐसे आती है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्डिंग के और 2 ही एंटी बॉन्डिंग के। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो ये आता है 1/2 ब्रैकेट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी 2, 2 - 2 से 0, 0.2 से 0। तो He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 0 आता है। इसका मतलब है कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है बच्चों, तो He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज, CO की बंध कोटि क्या है। CO के पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए आप। तो एक चीज़ बताई थी मैंने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर, किसी के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 14 से एक कम है 13 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, या 14 से एक ज़्यादा है 15 तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। सही है। फिर अगर 14 से 2 कम है यानी कि 12 है तब बॉन्ड ऑर्डर है 2। इधर 14 से 2 ज़्यादा है यानी कि 16 है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2। ऐसे ही 3 कम है, इधर 14 से 3 कम कितना होगा 11, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 14 + 3 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5।
इसी तरह से 14 - 4 यानी कि 10, बॉन्ड ऑर्डर 1। ऐसे इधर 14 + 4 18, बॉन्ड ऑर्डर 1। इस तरह से चलता है। तो हमने क्या देखा, कार्बन और ऑक्सीजन, इन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन वाला तो ये कितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, 22 का 3। क्वेश्चन नंबर 23, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल किसके पास ज्योमेट्री होगी? तो इसमें हम देखते हैं जी, स्क्वायर पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री होगी। चलिए, जिसके पास भी एक तो स्क्वायर का मतलब 4 बॉन्ड, तो बॉन्ड उसके साथ हो। पिरामिडल का बनने के लिए एक आपका ऊपर की तरफ हो, यानी कि 5 इसमें बॉन्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, और 5 बॉन्ड पेयर, और साथ में अगर 5 बॉन्ड पेयर होता तो तब क्या हो जाता, कोई PCl5 टाइप का बन सकता था अगर उसके पास लॉन पेयर ना होता। तो स्क्वायर पिरामिडल जो ज्योमेट्री पाई जाती है वो हमारी देखने को मिलती है किसमें, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हो और एक उसमें लॉन पेयर हो, उसमें हमारी ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। 5 बॉन्ड पेयर + 1 लॉन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर हमको BrF5 में दिख जाएगा। Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 उसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर दिए, F5 ये। तो ये 5 उसने बॉन्ड बना दिए, और छठा एक अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो आपके क्या हैं, वो यहाँ पर। इस तरह से ये BrF5 की ज्योमेट्री है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछता है हमसे तो ये होता है sp3d2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है, 5 तो बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 24, द बॉन्ड एंगल इन NH3। NH3 में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तो NH3 का sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे CH4 में भी sp3 होता है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109.5। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है NH3 में वो क्या होता है, 107 हो जाता है। किसकी वजह से, ये जो यहाँ पे लॉन पेयर है उसकी वजह से। ये लॉन पेयर पुश करता है इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को, तो जिससे ये बॉन्ड पास पास आ जाते हैं और इनका बॉन्ड एंगल 109 से घटकर 107 डिग्री रह जाता है। तो इसने पूछा क्यों है कम, 109.5 से कम होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है बेटा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होना। तो मॉलिक्यूल इस रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड को पास ले आता है, ताकि वो कम एनर्जी वाली स्टेट में आए और मोर स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोवेस्ट एनर्जी इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में किसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, 1s 2s वाले तो है ही नीचे की तरफ है बेटा है। तो अब आते हैं, पाई सिग्मा 2pz की होगी या पाई 2px की होगी बेटा। N2 वाली मॉलिक्यूल के केस में 14 या 14 से कम वालों में तो हमारे पास ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा तो बेटा इसकी होती है, उससे कम इसकी होती है, और सबसे कम हमारी इसकी होती है। इसने सबसे कम पूछी है तो सबसे कम का ऑप्शन तो सी होगा, लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा पूछता तब हमारा ऑप्शन ए आता। ठीक है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं MOT में वो ये है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है बेटा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा 2 स्टार 2pz, ये आता है। तो उनमें सबसे ज़्यादा, फिर अगर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ लेता तो तब हमारा आंसर क्या हो जाता, ए आता। अभी तो सबसे कम वाला पूछा है, सबसे कम तो सिग्मा 1s होता है। बैंड रूल में क्या होता है बेटा, ये एक्चुअल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको क्या कोशिश की जाती है, वो लेस बॉन्ड एंगल वाली साइड में उनको रखा जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ताकि ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहे। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनको एक्सियल में सजाते हैं। मान लो जैसे सपोज को PCl5 है, और PCl5 या कोई भी 5 या sp3d का कोई भी आपने मॉलिक्यूल ले लिया जिसके पास 5 बॉन्ड पेयर है, तो उसमें से सपोज करो PCl3F2 टाइप का कोई हो गया। ठीक है,
तो इनमें से कोई ऐसा होगा जिसके लोन पेयर क्या होंगे आपके, जिसमें दो अलग अलग एटम्स हुए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो फिर वहाँ हम फंस जाते हैं किसको कहाँ रखें, किसको एक्सियल पर रखें, किसी को ना। तो ये बेंट ने बताया था कि आप जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको तो इक्वेटोरियल पर रखिए, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको एक्सियल पर रखिए। ये और एक्सियल वालों का बॉन्ड एंगल भी देखा गया क्या है कि वो 90 डिग्री पर रहता है और इक्वेटोरियल का 120 पर। तो लेस बॉन्ड एंगल वालों को कहाँ रखना है, पर किसको रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। इससे मोर स्टेबल स्टेट वाला मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो ये रूल हमारा बेंट ने दिया था, इसी को बेंट रूल कहते हैं। तो यहाँ पर वो बेंट रूल किस में देखने को मिलेगा हमको, PCl5 में। ठीक है, तो इसको बेंट रूल को कहाँ हो, ये इसको भी बेटा वहीं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस बॉन्ड एंगल, एक्सियल पोजीशन, ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको बेंट रूल लागू कर सके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, और ये पता लगा सकेंगे कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। इन सब का पता भी हम इसी की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन sp3d3। ठीक है, sp3d3 का मतलब है एक S 3p और 3d से मिलकर इनके बीच में क्या हुआ होगा, मिक्सिंग हुआ होगा। sp3d3 वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सेंटर में मान लो क्या है हमारे पास, A है, और फिर हमारे पास है B B B और ये B, 5 बॉन्ड तो ये इक्वेटोरियल के साथ और 2 बॉन्ड ये एक्सियल के साथ। इस तरह से ये कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऊपर वाला जो है वो इन पांचों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाएगा, नीचे वाला भी इन पांचों के साथ मिलकर नीचे की साइड से एक पिरामिड बनाएगा। तो इसलिए ये बन जाएगी स्ट्रक्चर कैसी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं, क्या होंगे बेटा, टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने में एक S 3p और 3d का यूज होता है। इसीलिए हमने इस हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम दिया, sp3d3। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ एटम इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल इज। BCC में बेटा नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो 2 आता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है BCC की स्ट्रक्चर के लिए। FCC में 4, BCC में 2, सिंपल क्यूबिक में 1। फिर आते हैं बेटा शॉर्ट की और फ्रैंकल। ऐसा कौन है जो दोनों को शो करता है। शॉर्ट की में तो क्या था, मिसिंग थे, अपनी जगह से मिस होकर बाहर चले जाए। ठीक है, फ्रैंकल में क्या था, मिसिंग तो है ही पर कहाँ जाएं, बगल में पड़ी हुई खाली जगह में चले जाएं। तो ऐसा केस देखने को मिलता है हमको सिल्वर हैलाइड्स में। तो सिल्वर हैलाइड के भी AgBr में ये वाला केस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि दोनों वाले दोष पाए जाएं। तो ऐसा केस है हमारा AgBr, जिसमें हमें ये दोनों तरह का केस देखने को मिलता है। इसमें Ag का साइज छोटा होने की वजह से ये एक तो अपनी साइड से मिस हो जाएगा, दूसरा ये बगल में पड़ी हुई खाली जगह है जो इंटरस्टिशियल साइड्स है उनमें जाकर फिट हो जाता है। तो खाली जगह में फिट होना, ये वाला डिफेक्ट कौन सा है, फ्रैंकल। और अपनी लैटिस साइड से हट जाना, मिसिंग हो जाना, इसको कहते हैं शॉर्ट की। तो ये Ag वाले जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कौन से वाला, AgBr, Ag के जो ब्रोमाइड है वो कैसा, दोनों तरह का हमको देखने को मिल जाता है, जिसमें शॉर्ट की भी है और फ्रैंकल भी है। ये तो एक तरह से आपको, क्योंकि ये सब क्या है एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया है तो इसलिए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, नॉन स्टिकियोमेटिक डिफेक्ट्स आर फाउंड इन। नॉन स्टिकियोमेटिक होते हैं जिनमें जो अनुपात है, रेशो जो है, ओरिजिनल कंपाउंड में कुछ और है लेकिन जो हमें मिला है उसमें कुछ और हो गया। जैसे कि हमने कहा फेरस ऑक्साइड का कोई हमने मॉलिक्यूल लिया या एक्सट्रैक्ट किया, जो नेचर में हमको क्या मिला था, हमको ओर्स मिली थी, वहाँ से उनको हमने कलेक्ट किया। ठीक है, तो लेकिन जो हमको एक्चुअल में फेरस ऑक्साइड Fe और O के बीच में 1:1 का रेशो होना चाहिए, लेकिन जो मिलता है हमको वो मिलता है FeXO, और इस X का वैल्यू 0.93 से 0.95 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स तुमने कलेक्ट किए FeO के, सपोज को 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से जो Fe वाले होंगे
Fe ऑक्साइड के तो 100 हैं आपके, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में Fe का 93 से लेकर 95 हो गया। तो बाकी को कौन बैलेंस करेगा उसके चार्ज को? बाकी कोई और अदर मेटल का होगा। तो जब हम फेरस ऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं नेचर से, जो हमको फेरस ऑक्साइड मिलता है उससे हमको ये इस फॉर्म में मिलता है। तो क्या है कि रेशो जो हम चाहते थे, जो शुद्ध अमाउंट में, प्योर अमाउंट में होना चाहिए फेरस ऑक्साइड 1:1 के रेशो में होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इस टाइप का डिफेक्ट हमारा नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। ये जनरली कौन बनाते हैं? ये जनरली हमारे ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड से इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 31, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या होता है? कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस, इन दोनों का रेशो अगर हमको पता चल जाए और हमको पता है कि इसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में आए 0.225 से 0.414 के बीच में, तब कोऑर्डिनेशन नंबर जो आती है वो 3 आती है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर वाली स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा लैटिस। और 0.414 से 0.732 के बीच में आए, सॉरी इसके लिए 4 आएगा, और 3 के लिए ये आता है बेटा 0.155 से 0.225। इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा, इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और अगर इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि अगर ये इस तरह की इसमें क्या है, अगर आप चाहते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल में ऑब्टेन करना, तो इस रेंज में हमारा क्या मिलना चाहिए? उस लैटिस के लिए रेडियस रेशो का वैल्यू, आयनिक उसके लिए कंपाउंड्स के लिए रेडियस रेशो का वैल्यू इस रेंज में होना चाहिए, तब ये हमारा ऑक्टाहेड्रल में मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आएगा? 6 आएगा। इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी भी स्ट्रक्चर हम कहाँ पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट में, जिसमें सीजियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? सीजियम वहाँ पे सेंटर में होता है और सभी कोनों पे कौन होते हैं? Cl होते हैं। तो Cl की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आती है और सीजियम की भी 8 आती है, तो इसलिए ये 8:8 कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। 33, ये भी एक बेटा रिलेशंस है, इसको भी जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो ये रेडियो एक्टिविटी का एक रिलेशन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज लाइफ जो होती है, वो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए उसकी T½ का 1.44 टाइम्स होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है बेटा? इसने पूछा किस नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं बेटा, कुछ ऐसे आता है, ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा और फिर ये इस तरह से घटने लगेगा। तो इसी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज़्यादा Fe के लिए मिली है। ठीक है, तो Fe का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 और मास नंबर 56, इसके लिए सबसे ज़्यादा मिलती है। यही रीजन है कि आयरन जो है वो नेचर में क्या खूब लार्ज अबंडेंस में पाया जाता है, इसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ज़्यादा होना ही उसका एक रीज़न है। ठीक है बेटा, तो ये भी कहाँ आता है हमारा? जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इस तरह से B बार से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे है मास नंबर A, इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसा आता है। तो सबसे ज़्यादा Fe का होने की वजह से Fe कहेंगे Fe बहुत स्टेबल है, नेचर में खूब अबंडेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 35, बीटा पार्टिकल। कभी जब भी कोई बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उससे क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है बेटा -1 E0। ठीक है, मेरे पास कोई X एलिमेंट था, उसका मास नंबर A था और एटॉमिक नंबर Z था। तो जब उससे कोई नया एलिमेंट Y बनेगा, किसके थ्रू? -1 E0 के थ्रू। तो मास नंबर में तो उसका कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन Z जो है वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो X है और ये Y है, इन दोनों के मास नंबर तो सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोबार या संभारिक कहा जाता है। इसलिए हमने कहा
कि बीटा पार्टिकल के निकलने की वजह से कौन बनते हैं, आइसोबार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं क्या कि ग्रेफाइट की रोड हम इसमें यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट का काम क्या है कि जब हमारे न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं न्यूक्लियर फिशन के लिए, तो उनकी स्पीड को कम करना, नहीं तो क्या होगा, वो निकल जाएंगे बिना टकराए हुए ही, तो न्यूक्लियर फिशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से मंदक या मॉडरेटर का काम करते हैं कौन, ग्रेफाइट की रोड्स। तो ग्रेफाइट की रोड को लटकाया जाता है वहाँ पे यूरेनियम की जो रोड होती है उनके बीच में, ताकि वो जो हमने बम्बार्डमेंट किया है, जो बौछार की है किसके ऊपर, यूरेनियम की रोड के ऊपर, किसकी, न्यूट्रॉन की, ताकि न्यूक्लियर फिशन हो सके। तो नहीं तो वो हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन बिना टकराए ही निकल जाएंगे। तो इसलिए उनकी स्पीड को कम करने के लिए हमें वहाँ पे ग्रेफाइट की रोड को यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं मॉडरेटर या मंदक का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैजिक नंबर। ये कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जिनके पास 2, 8, 20, 28, 50 या 82 और 126 इनमें से कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स पाए गए हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल न्यूक्लियाई हैं ये। तो ये इसी को कहा जाता है मैजिक नंबर या स्टेबिलिटी नंबर, कि जिसके पास ये ज़्यादा होंगे, इनमें से कुछ भी हुआ मैजिक नंबर में से, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये मैजिक नंबर जो है वो आपका क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे न्यूक्लियाई के ऊपर स्टडी करके बनाई गई है। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में तीन ही चीज़ बनाती हैं। कौन, एक तो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें उनके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक हीट्रो एटम। हीट्रो एटम में कौन कौन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन और एक नाइट्रोजन। फ्लोरीन जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और उसके दोनों पड़ोसी, यही बस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें कहा कि कौन सबसे स्ट्रांग बनाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, फ्लोरीन के, इसलिए फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, HF। क्वेश्चन नंबर 39, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा का मतलब हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा हमको देखने को मिला, जैसे फिनॉल देख लिया, फिनॉल में क्या है, एक तो OH ग्रुप होता है और नाइट्रो पोजीशन पर अगर उसके NO2 हो तो ONO। तो इनके बीच में इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जब एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे ग्रुप हों जिसके पास एक के पास H हो और दूसरे के पास कोई हीट्रो एटम हो। हीट्रो एटम में क्या होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको कहते हैं इंट्रा, अंतर। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मिलेगी हमको, सिर्फ A में मिलती है। ठीक है, बाकी सब में इंटर मिलती है। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40, लंदन फोर्सेस, ये एक तरह के वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, सबसे कह रहा है कि सबसे क्या है आपका, लंदन फोर्सेस आर प्राइमरी इंटरमॉलिकुलर फोर्स इन, किसमें, प्राथमिक अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, लंदन फोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे वीक फोर्स होते हैं। सबसे वीक फोर्स होने की वजह से ही हीलियम के जो परमाणु है या हीलियम जो है वो इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने कहा कि लंदन फोर्सेस जो कि वीकेस्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस में पाए जाएंगे, जो सबसे देर में लिक्विफाई होगा। सबसे देर में लिक्विफाई कौन होता है, ये हीलियम। कहाँ पर, 4, ये क्या है इसका 4.2 केल्विन पर, इतना कम आपका इसका क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तब जाकर, सॉरी, इतना कम इसका क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए इतना कम आपका लाने के लिए आपको क्या सब ये इसीलिए क्या हीलियम गैस को इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए आपका क्या सबसे कम पूछा है इसमें क्या है कि इसमें प्राथमिक अंतर आणविक बल पाए जाते हैं होते हैं। तो किसमें होंगे? बाकी सब में तो इसमें तो आयनिक बॉन्ड होगा, NaCl में तो सबसे स्ट्रांग होता है। NH3 में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी मिल जाएगा। HCl में भी क्या हो गया? ये भी क्या होगा आपका? इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छे खासी अमाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो वीक वाला फोर्स है वो हीलियम में है और इसी को हमने क्या नाम दिया है? लंदन फोर्सेस का। नेक्स्ट है 41 ClF3, सेंटर में Cl और उसके साथ हमारे 3 F जुड़े हुए। Cl के पास बेटा कितने हैं आपके? Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। F के साथ उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। तो 3 तो इसके पास आएंगे बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है Cl के पास, बॉन्ड पेयर है 3। तो Cl के 3 इलेक्ट्रॉन से 3 F के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो 2 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, इससे मिलके आए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंज करने का तरीका क्या है बेटा? हम इसको अरेंज करते हैं किसमें? TBP वाली फॉर्म में, जिसमें क्या है हमारे पास सेंटर में Cl, 3 F, 2 लॉन पेयर कुछ ऐसे हो गए। इस शेप का नाम है टी शेप। चाहे तो इसको घुमा दो, ये वाली पोजीशन क्या कहलाएंगी? ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल और ये वाली दोनों एक्सियल। ठीक है, तो ये शेप हमारी जो कहलाती है वो टी शेप कहलाती है। तो ये कैसी शेप में आता है? टी शेप में आता है। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 0। इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा? जहां पर भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। ऐसा हमको जो है वो Be2 दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? Be2 में ऐसे क्या है? एक Be के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Be के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने इसमें भरना स्टार्ट किया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन भरे। तो 4 बॉन्डिंग के हैं, ये 2 और 2 4, और 4 ही एंटी बॉन्डिंग के, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर किस में 0 आएगा? तो Be2 में बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। PCl5 में आते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। एक्सियल वाली जो है वो क्या है? इक्वेटोरियल वाली से लॉन्ग है। ऐसा कब होगा? किसमें कह रहा है? ये PCl5 में। तो PCl5 में कुछ ऐसा ही है। ये जो 3 इक्वेटोरियल वाले हैं बेटा, ये तो है 120 डिग्री के एंगल पर, लेकिन ये जो 2 एक्सियल वाले हैं ये है 90 डिग्री के एंगल पर। और 90 डिग्री में रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये तो आ जाएंगे दूर दूर, और इक्वेटोरियल आ जाएंगे, बॉन्ड जो होंगे वो लेंथ होंगी छोटी। तो इसने यही कहा है कि कैसे एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है और इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि एक्सियल पर हायर रिपल्शन फेस होता है, इस वजह से ये लॉन्गर होंगी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बॉन्ड एंगल कम होता है रिपल्शन ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा रिपल्शन कम, तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 44 में जीनोन डाइफ्लोराइड। जीनोन के पास हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसके साथ बना दिए? हमारे F के साथ। बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप को कहाँ अरेंज कर देते हैं? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 लॉन पेयर की फॉर्म में, कहाँ अरेंज हो गए हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये मॉलिक्यूल है हमारा कैसा? लीनियर मॉलिक्यूल है। 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है बेटा sp3d। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी आंसर आ जाएगा।
विच स्पीसीज हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर पाया जाएगा। ठीक है, N2 में हमारा बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3 आता है, जब हम MOT पढ़ते हैं तो वहाँ पर। O2 में कितना आता है, 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। O2 1+ में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। और N2 1+ में 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन वालों में बॉन्ड ऑर्डर और 15 इलेक्ट्रॉन वालों में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, 14 वालों में बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो सबसे अधिक पूछा है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, N2 का होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। I3 नेगेटिव में पूछा है सेंट्रल एटम पर, इसकी हम पहले क्या बना लेते हैं, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके लिए पहले TVE निकाल देते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक I के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के, 7, क्योंकि किस में है, I, FCl Bri ये सब हेलोजन में है, ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 है, 7 या 21, माइनस का 1 चार्ज है, तो इसका मतलब है 21 + 1 दैट इज 22। 3 I को अरेंज करना है बेटा, I3 जो होता है वो लीनियर शेप में ऐसे रहता है। अब हमको क्या दिखाने, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए, ऑक्टेट पूरा। ऐसे इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, और बाकी के इसके ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा। बाकी और कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, टोटल 22 आने चाहिए। 6 2 8 8 और 8 16, बाकी कितने बचे 22 लाने के लिए, 6 और बचे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे अब क्या हो जाएंगे, कुछ यहाँ सेंट्रल एटम पर ये 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये एक्चुअल में इनकी इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल जो होगा वो कुछ ऐसे रहेगा, I फिर I फिर I, यहाँ दिखा देता हूँ, I सिंगल बॉन्ड I फिर सिंगल बॉन्ड I। ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, इसके ऊपर भी ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर 3 लोन पेयर, ऐसे यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। ये इस तरह से रहता है। तो उसने कहा सेंटर वाले पे कितने होंगे, एक कि युग्म पेयर, लोन पेयर के नंबर्स कितने हैं, तो नंबर कितने हैं सेंट्रल वाले के पास, 3। तो ये हो गया हमारा। O3 का हमने पढ़ा था बेटा, ये फॉर्मल चार्ज ये इस तरह से होता है। ओजोन में एक के ऊपर हमारा फॉर्मल चार्ज 0 होता है, यहाँ सेंटर वाले पे +1 होता है, इधर वाले पे -1 होता है। तो इसने सेंटर वाले पे पूछा कि फॉर्मल चार्ज ओजोन में कितना आएगा, तो सेंटर वाले पर क्या पूछा है बेटा, +1 आएगा। तो फिर अगर वो स्ट्रक्चर दे देता और वहाँ पे उसको नंबरिंग कर देता 1 2 3, और इसको सपोज को 1 दिया होता, और इस 1 वाले पे फॉर्मल चार्ज पूछता तो 0 आता, इस 2 वाले पे +1 आता, ये अगर इसको 3 नंबर दिया होता तब इसका -1 लिखते। तो जो ओजोन है उसमें तीनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज अलग अलग है, एक के पास 0 है, एक के पास +1 है और एक के पास -1 है। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु नॉन पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, HCl में तो होता है बेटा, पोलर है तो μ ≠ 0 है। NH3 का यहाँ पर भी μ ≠ 0 है। CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है, इसका जो म्यू आता है वो 0 आता है, लेकिन H2O इसके लिए भी μ ≠ 0 आता है। 1.84 इसका डिवाइस, इसका क्या आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। तो इसने पूछा किसका नॉन क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर कौन होगा, नॉन पोलर वो होगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे 0 किसका दिखाई दे रहा है हमको, इसका हमको C दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं CH4, इसमें बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्री, NH3 में 107 डिग्री, H2O में 104 डिग्री। ये कह रहा है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर क्यों है इसका ऑर्डर। CH4 में तो कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, CH4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये इस तरह से, लेकिन NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है, स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 107 का रह जाता है। वहाँ पे 109 है, यहाँ पे एंगल कितना है 109.5 डिग्री का, और यहाँ पर 107 का रह गया।
और H2O में दो दो लॉन पेयर हो गए बेटा। इस तरह से H2O में ऑक्सीजन के पास दो दो लॉन पेयर होते हैं और ये बॉन्ड एंगल 104 का आ जाता है, 104.5 का होता है वैसे तो ये। तो जितने नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ते रहेंगे बॉन्ड ऑर्डर घटता रहेगा। हाँ जी बताइए, बोलो जी बोलो। हेलो अफसाना, शालिनी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? किसी ने किया है? कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? कोई नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के ये बॉन्ड एंगल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लॉन पेयर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा, बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटी। जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो छोटा होगा, छोटा बॉन्ड होगा तो क्या हो गया उसका? बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा, वो छोटा होगा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमारा, एनर्जी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना एस करेक्टर ज़्यादा उतना ही बेटा आपका क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ छोटी होती चली जाती है। मतलब जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये है आपका, इसमें कार्बन जो है उसका इसमें एस करेक्टर 50% है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ पाई गई है वो है 120 पिकोमीटर की। लेकिन जब हम सी डबल बॉन्ड सी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एस करेक्टर हमारा क्या हो गया बेटा? यहाँ पे sp2 होता है, sp2, तो एस करेक्टर कितना हो गया? 33%, यहाँ था 50%। तो यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है वो है 134 पिकोमीटर। तो एस करेक्टर घट गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो इसका मतलब है एस करेक्टर अगर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसको कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो गामा जो रेज होती हैं उनके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये सीधे निकल जाती हैं। अल्फा रेज, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बीटा रेज, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सिर्फ बचा कौन? गामा। यही है जो हमारी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन इनका नहीं होगा। धीरे धीरे विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ कितने लोग बचे हैं? 2 ही लोग बचे हैं भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो हाफ लाइफ होती है वो 10 दिन की होती है। उसने कहा कि 100 ग्राम अमाउंट को 30 डेज में कितना बचेगा? 30 दिन का मतलब हो गया 10-10 दिन की एक हाफ लाइफ, तो 3 हाफ लाइफ हो गया। 30 डेज बराबर 3 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? जिसमें वो अपनी पुरानी वाली अमाउंट का आधा रह जाएगा। तो हमने क्या लिया था? 100 ग्राम। पहली टी हाफ में कितना रह जाएगा? 50 ग्राम। फिर दूसरी टी हाफ में कितना रह जाएगा? 25 ग्राम। तीसरी टी हाफ में कितना रह जाएगा? 12.5 ग्राम। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सी आ गया हमारा, 12.5 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी 53, 92 यूरेनियम 238। इधर क्या बचा? 90। तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आ गई, मास नंबर में 4 यूनिट की कमी। और ऐसा तो हमारा अल्फा पार्टिकल के एमिशन में होता है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स निकला है वो कौन है? 2He4 है। देखो इनको मैच कर लो, इधर वाले को। 234 + 4 238, 90 + 2 92, इधर भी 92 उधर भी 92, इधर 238 इधर भी 238। तो इसका मतलब है कि जो एक्स पार्टिकल है वो कौन है? अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। कार्बन डेटिंग में कह रहा है कि डिके ऑफ 6C14 किसके 6 पर, किसके डिके पर बेस्ड होता है? सी कार्बन डेटिंग। तो जो 6C14 है बेटा वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता रहता है? 7N14 में। और साथ में क्या निकला? -1E0। और -1E0 को क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल के एमिशंस, कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन द डिके ऑफ 614 × 7N14।
तो ये अपने आप को 7n14 में बदल देता है, बीटा पार्टिकल का डिके होता रहता है। 7n14 क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, स्टेबल एटम है, ठीक है, न्यूक्लियाई है। 55 में आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मेनली डिटरमाइंड बाई, ये सारे फैक्टर हम पढ़ेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी में, कि N/P रेशो भी चेक करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये भी देखते हैं कि जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। N/P रेशो का वैल्यू भी अगर लाइटर एलिमेंट है तो 1 के आसपास आता है, और अगर हैवियर एलिमेंट्स है तो 1 से 1.52 के बीच में आता है। तो इसलिए हम दोनों के बेस पर चेक करेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस रिजल्ट। अगर एक पॉजिट्रॉन क्या होता है, +1 E0, तो इससे क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से घट जाएगा जब भी एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक नीचे का एक एटॉमिक नंबर में वो एक अपना साथ लेकर जा रहा है, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स होगा उसमें एक एटॉमिक नंबर में कमी आ जाएगी। तो आंसर क्या हुआ, बी। तो जो पॉजिट्रॉन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, +1 E0, इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो मान लो ये x था, जब इससे y बना, इसका एटॉमिक नंबर z था, तो ये हो जाएगा Z-1, तो इससे एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी आ जाएगी। तो यही पूछा है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1। 57 में न्यूक्लियर फिशन कर रहे हैं बेटा। न्यूक्लियर फिशन जब हम करते हैं उसमें, तो उसमें क्या आता है, यूरेनियम के पार्टिकल के ऊपर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे कि वो किस में टूट जाता है, यूरेनियम का, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और साथ ही साथ वो 3 और अनदर न्यूट्रॉन पार्टिकल को एमिट करता है। फिर वो 3 जाकर अगले 3 यूरेनियम को वो करेंगे, तो इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन, इनके द्वारा ये रिएक्शंस की जाती है। न्यूट्रॉन जो आते हैं वो तो स्पीड के साथ आते हैं, तो फिर हमें एक्चुअल में उसमें क्या करना होता है, उनकी स्पीड को कम करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। D2O से भी कर देते हैं, या क्या बोरॉन से भी कर देते हैं, बोरॉन की रोड लटका देते हैं, कैडमियम की रोड लटका देते हैं, जिससे कि उनकी स्पीड कम हो जाए और वो यूरेनियम के पार्टिकल के ऊपर बम्बार्ड कर सके। द फ्यूल यूज इन हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोजन, नाम ही हाइड्रोजन है वहाँ, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, 1H1 1H2 इनका इस्तेमाल किया जाता है, 1H3, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, उससे हीलियम के वो बनते हैं और एनर्जी निकलती है, तो फ्यूज होते रहते हैं, इसीलिए नाम कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट में आते हैं मैजिक नंबर। अभी बताया था हमने मैजिक नंबर क्या क्या होती है। मैजिक नंबर कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में 2 क्या होते हैं मैजिक नंबर हमारे, 2, 8 या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, अगर इनमें से कुछ होता है तो ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई होंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं, या एक्सेप्शनली स्टेबल होंगे, ठीक है। ये कैसे मिला है हमको, वही एक्सपेरिमेंटल से। तो इसलिए हमने कहा कि इसमें मैजिक नंबर का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये 20 मैजिक नंबर में आता है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो, सोडी, फजान एंड रसल इन्होंने दिया था, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, सोडी एंड फजाल, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन को टिक किया। इन्हें सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 52.4% का ही हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, रिमेनिंग उसका खाली होता है, ठीक है। 62 में हेक्सागोनल एससीपी में बेटा 74 तो पैकिंग में आता है, खाली जगह जो बचती है वो 26 बचती है, तो आंसर ए हो गया। Z इज द नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब हम यूनिट सेल पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो अगर नंबर से परमाणुओं की संख्या या उनके नंबर ऑफ एटम Z हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के नंबर आते पूछता तो हम कहते Z हैं, लेकिन हमसे इसने पूछा है टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि डबल होते हैं, तो इसलिए हमने कह दिया 2Z, तो हमारा आंसर 2Z आ गया। नेक्स्ट में आते हैं बेटा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर Ca और F। जब हम CaF2 की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8, और फ्लोराइड जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है 4, तो ये 8:4 की स्ट्रक्चर में रहता है CaF2।
फ्रैंकल डिफेक्ट हमने कहा था कि जब साइज छोटा होगा वही एलिमेंट फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो AgCl AgBr ये हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करने वाले हैं। तो यहाँ ये क्या है आपके, जो हमने कहा था नॉट फाउंड, किस में नहीं पाया जाएगा, जहाँ पर साइज की बात, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो किसी पॉजिटिव आयन के जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उनमें फिट होने की वजह से होता है। तो जो पॉजिटिव आयन जो Na है उसका साइज इतना बड़ा है कि वो वहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में जो है वहाँ पर फिट नहीं हो पाता है, इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट भी NaCl में देखने को नहीं मिलता है। तो इसने कहा किसमें नहीं पाया जाता है, तो NaCl में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल क्या होगा, शॉर्ट के डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी बेटा घट जाती है, क्योंकि क्या मिसिंग हो गया, तो आयन मिसिंग होने की वजह से मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब मास घट गया तो इसलिए डेंसिटी भी घट जाएगा। तो इसने यही कहा कि क्या हुआ डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी घट जाता है। फिर कहा कि रेडियस रेशियो बताइए टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल की रेंज थी हमारी 0.225 से 0.224 के बीच में, अगर रेडियस रेशियो आती है तो यह स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कहलाती है। तो ये आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच मॉलिक्यूल कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट। ऐसा केस देखने को मिलता है बेटा NaOH में, Na पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट है, और Na पॉजिटिव और OH के बीच में जो है वो आयनिक है। तो इसने कहा कि किस में दोनों मिलेंगे, आयनिक भी और कोवेलेंट भी, आयनिक और सहसंयोजक दोनों है, तो ऐसा कौन सा है NaOH। 69 में आते हैं, डाइपोल मोमेंट इज 0। NH3 में तो हमने पढ़ा है बेटा, म्यू का वैल्यू आता है म्यू नॉट इक्वल टू 0। NF3 में भी आता है म्यू नॉट इक्वल टू 0। BF3 एक ऐसा है जिसमें डाइपोल मोमेंट B, भले ही पोलर आपके बॉन्ड हो इसके पास, पर डाइपोल मोमेंट जो आता है इसका 0 आता है, तो म्यू इक्वल टू इसका 0 आता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसने पूछा किसमें शून्य है, तो शून्य किसमें है बेटा, BF3 में ये डाइपोल मोमेंट 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, हार्डेस्ट सॉलिड। हमने पढ़ा है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है कौन, डायमंड। और डायमंड किस कैटेगरी में आता है, डायमंड आता है नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है बेटा। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या उसकी किसी भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था। सारे के सारे रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इनकी हाफ लाइफ भी फिक्स है, चाहे तुम आज काउंट कर लो, आज निकाल लो उनकी हाफ लाइफ, या 10 साल बाद किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ निकालो, सेम ही आनी है। तो इसलिए ये सब हमारे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में आते हैं, ये हम काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। 72 में आते हैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड बेटा ऐसे बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, एक पी ये है दूसरा पी ये है, इनके बीच में साइड वाइज में ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है साइडवेज PP ऑर्बिटल्स, इनकी वजह से क्या होगा, इनके ओवरलैपिंग की वजह से, इनके अतिव्यापन की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट में है बेटा पैरामैग्नेटिज्म O2 का। हमने O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, और फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, हो गए 10, 2 12, 2 14, फिर 15 और 16। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, हमारे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में है बेटा। तो ये किसने एक्सप्लेन किया, हमको किसने बताया, MOT ने बताया। बॉन्ड ऑर्डर पूछा H2 1-,
एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, 1/2, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 1, 2 - 1 1, 1/2 से कितना आएगा 0.5, तो 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये 74 का बी। 75 में आते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ए बीसीसी। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा है 8। एक सेंट्रल वाला, बॉडी के सेंटर वाला 8 कॉर्नर वाले को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए सामने दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिया है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।